नमस्कार। प्रशांत भूषण केस वो चर्चा में है, ज़्यादा चर्चा में है। आमतौर पर हर ऐसा मामला कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, कुछ सिखा कर जाता है, जागरूक बनाकर जाता है। और ख़ास तौर पर यह मामला अवमानना का मामला था। और इस अवमानना के मामले में, अदालत की अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण दोषी सिद्ध हो गए। और दोषी सिद्ध किए जाने के बाद उनकी सज़ा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, वो होने में देर लग रही है। अभी 2 रोज़ पहले जो उसकी सुनवाई हुई, उसके बाद अदालत ने उनसे कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। और उन्होंने मना किया कि मुझे तो ये लगता है कि मैं न्याय व्यवस्था की गरिमा को बढ़ाने वाला उनको इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ जिससे कि उसकी गरिमा बनी रहे, उसकी गरिमा बढ़ जाए, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाए। जाहिर है कि इस तरह का जो मामला है, और ख़ास तौर पर अवमानना का जो मामला है, उसमें ज़रा 1-2 पहलू इस पर उनकी चर्चा हो जाना चाहिए कि इसका सरोकार वो कहाँ तक है। एक आपने भी गौर किया होगा कि ये जो मसला है, ये स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला था। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला अगर थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो वो हर नागरिक तक पहुंच जाता है। इस लिहाज से ये डिक्लेयर करने में, ये ऐलान करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये सभी नागरिकों के सरोकार का मामला है। बहरहाल उस पर चूंकि फैसला अदालत का आ गया, सिर्फ दोष सिद्ध करने तक वाला। अब ये जो सज़ा तय होना है, तो इस सज़ा तय होने में भी एक अड़चन कि आमतौर पर ऐसे मामलों में कड़ी सज़ा दी नहीं जाती। हर जज, इवन ये सुनवाई जो अभी हो रही है उस पर भी जज साहब ने कहा कि भाई मैंने तो पूरे 24 साल में अपने कभी भी अवमानना के मामले में सज़ा नहीं दी। जाहिर है कि अदालत का रुख, अदालत का इरादा वो कड़ी सज़ा देने का है नहीं, लेकिन मजबूरी है कि ये मजबूरी इस तरह की कि अगर किसी को दोष सिद्ध किया गया है तो बगैर सज़ा दिए वो काम पूरा भी नहीं होता। जाहिर है कि ये सज़ा बिल्कुल प्रतीकात्मक होगी। तो एक अपराध शास्त्री होने के नाते, और ख़ास तौर पर अपराध शास्त्र का वह क्षेत्र जो कि दंड शास्त्र का है, मेरा अपना शोध अनुभव दंड शास्त्र का है। 5-7 साल मैंने जो भी शोध कार्य किया, तो 1-2 नुक्ते दंड के मकसद, दंड के कुछ पहलुओं को लेकर उसकी बातचीत करने का मौका यही है। बाद में तो फिर इस तरह की बातें करने का मौका मिलता नहीं। तो दंड के 5 मकसद वो अपराध शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं। 5 मकसद ये हमारी आज़ादी के बाद हो गए, वरना साम्राज्यवादी व्यवस्था में हमारा न्याय दर्शन, हमारा दंड दर्शन, हमारा दंड शास्त्र वो सिर्फ 2 मकसद को लेकर चलता था जो दंडात्मक हुआ करते थे। पूरी दुनिया में भी ऐसा है। एक, जिसने गलत किया हो उससे प्रतिशोध लेना, अंग्रेजी में इसको रेट्रीब्यूशन कहते हैं। और दूसरा प्रतिरोध। प्रतिरोध आमतौर पर जब उसकी चर्चा होती है तो उसका बहुत ज़्यादा उसकी विवेचना नहीं कर पाते, क्योंकि अकादमिक ज़रा अपने यहाँ रुझान ज़्यादा नहीं है लोगों का। लेकिन अपराध शास्त्रीय नज़रिए से प्रतिरोध 2 मकसद के लिए होता है। एक तो वो कि जिसने गलत किया उसको दोबारा करने से रोकना। अपराध शास्त्र की भाषा में उसको स्पेसिफिक डिटरेंस, उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं कि वो रुक जाए जिसने किया। और उसको जो हम सज़ा देते हैं, उस सज़ा को देखकर बाकी लोग भी रुक जाएं, बाकी लोग भी डर जाएं
इस मकसद के लिए भी हम सज़ा का निर्धारण करते हैं और उस तरह के प्रतिरोध को जनरल डिटरेंस या उसको कहें सामान्य प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर 1-2 रोज़ बाद या उसके और बाद 2-4 दिन बाद, क्योंकि ये मसला ज़रा जटिल है, जब भी इस मामले में सज़ा का निर्धारण होगा तो प्रतिरोध वाला पहलू ये ख़ास तौर पर अदालत को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो 5 मकसद का जिक्र किया था, पहला प्रतिशोध, दूसरा प्रतिरोध, उसके आगे जब हम आज़ाद हो गए तो हमने उसको दंडात्मक, अपनी न्याय व्यवस्था को, अपनी दंड शास्त्र को, अपनी दंड दर्शन को वो ज़्यादा दंडात्मक की बजाय उसको उपचारात्मक, उसको सुधारात्मक, उसको बनाने का फैसला किया था कि अपराधी के लिए उसको सुधारने की गुंजाइश हम पैदा करें। और उसमें हमने 2 मकसद और जोड़ दिए। वैसे एक मकसद बीच में वो पहले भी था और वो आज भी है। वो तीसरा मकसद दंड का एक होता है प्रायश्चित। जब तक ये प्रायश्चित का बोध ना आए तब तक ये मानकर चला जाता है कि ना उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है और ना ही दंड देने का, अगर उसको जीवित रखना है तो, अगर हमें फांसी की सज़ा देना है तो बात अलग है, लेकिन और दूसरी सज़ाएं अगर हैं तो वो कारगर तभी हो पाती हैं जबकि वो अपराधी, वह गलत करने वाला, वो प्रायश्चित कर ले। अदालत ने भी जो एक सुझाव दिया 2 दिन पहले, वो शायद प्रायश्चित का ही दिया कि आप क्षमा मांग लें, और उस क्षमा के बोध के बाद वो अपने उस परेशानी से अदालत बच सकती थी कि भाई क्षमा मांग ली गई है तो उसको हम सज़ा इसलिए कम दे रहे हैं। बहरहाल ये पहला प्रतिशोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रायश्चित, चौथा सुधार। अभी यहां पर उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिक्र कर लें कि हम ये मानकर चल रहे हैं अब कि अपराध या कोई भी इस तरह का व्यवहार वह रोग है, वह एक ऐसी समस्या है जिसको सुधारा जा सकता है, उस व्यक्ति को भी सुधारा जा सकता है, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से। और हमने अपने दंड दर्शन में सुधार की व्यवस्था आज़ादी के बाद उसमें शामिल की। और चौथा कि हम अगर उसको सुधार कर लेंगे तो उसको हमें जेल से या हमें किसी संस्था से उसको बाहर ले जाकर समाज में फिर से पुनर्वासित करना पड़ेगा। तो 5वां मकसद हमारा पुनर्वास। 2 मकसद ये सुधार के और पुनर्वास के यहाँ पर लागू नहीं होते। बहुत कम संभावना है कि इस मामले में किसी को कारावास की सज़ा मिले। लेकिन ये जो प्रतिरोध का मामला है, तो दूसरे लोगों को रोकना कि वह वैसा काम ना करें, वह स्वतंत्रता की हद से आगे जाकर आज़ादी ना लें। ये हद का मामला भी झंझट का है। ये हद तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी हद हम बना दें कि इसके आगे फिर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हम लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था हैं और लोकतंत्र का अगर मूल आधार देखें, अगर उसका मूल ना भी कहें तो बड़ा आधार देखें, तो वो स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर ये मामला हो और सज़ा देते समय अगर डिटरेंस का ख्याल रखा जा रहा हो या रखा जा रहा होगा, तो ये मानकर चलना चाहिए कि बाकी लोगों पर भी वह बल लग सके, वह उन पर भय डाला जा सके, ताकि वे बेजा तरीके से, गलत तरीके से, संविधान के प्रतिकूल तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसका इस्तेमाल ना करें। विवाद की बात है, बहुत आसान नहीं होता, लेकिन कुछ विद्वान लोग जो अभी कह गए, 2-4 दिन जो हमारे गुजरे, उसमें जो बड़े विद्वान थे, और बड़े विद्वानों ने बड़ा साफ कहा कि अगर अदालत के सम्मान का भी मामला है तो सम्मान शायद भय से नहीं, उसको डरा कर सम्मान नहीं हासिल किया जा सकता। वो सम्मान हासिल उस तरह के काम से होगा जिस काम को सम्मान मिलता है। ये सब विवाद की बातें जितनी भी हैं, वो शायद मौका हमारा यही है बात करने का। और जब तक कि ये सज़ा नहीं हो जाती, आप लोग भी सोच के देखिएगा, और ख़ासतौर पर अखबारों में और टेलीविज़न चैनल्स में बहुत लंबी चौड़ी इस पर व्याख्याएं सुनने को आपको मिलेंगी। परसों वैसे तो
बहुत संभव है कि ये फैसला कर दिया जाए सज़ा का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि इसमें दुविधा, इसमें हिचक, इसमें तमाम पहलू देखे जाना बहुत ज़रूरी होगा। और ख़ास तौर पर जहाँ पर कोई तीसरा चौथा आदमी ना हो। अदालत अपने आप में संप्रभु तो नहीं होती वो, खैर, लेकिन वो ये मानकर चलना चाहिए कि सर्वोच्च है। उधर वह वकील जो सबसे बड़े वकील देश के हैं। अब इन सर्वोच्च संस्थाओं प्रकार के लोगों को अनिमंत्रित सुझाव देना तो ठीक नहीं है। उन सुझाव की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपस में हमारी बातचीत और बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से, बहुत ही सुरक्षित प्रकार से, किसी को हानि ना हो, किसी व्यवस्था पर कोई आक्षेप या आरोप ना हो, उस तरह से तो हम कर ही सकते हैं। आप भी इस पर गौर करके देखिएगा। धन्यवाद।